रखें सब आज की क्लास कम है सब नहीं आएगी। वो कहते कि मैं आज कुछ खांसी है, बीमार हूँ, थोड़ा सा शायद मैं आ सकूँ। तासा की बेगम साहब तो आई हैं। वो मैं तो कहा था, मैं कहा बेगम से इलाज करवा लो। हाँ क्या कहते नहीं कहते नहीं आपकी बेगम आपसे कराती नहीं है इलाज? वो तो डॉक्टर थी नहीं, ना मैं डॉक्टर था, नो डॉक्टर थी। नहीं आप तो डॉक्टर बने हुए हैं पूरे। लेकिन उस वक्त मैं नहीं था। अच्छा अब करा लेंगी? अब तो ऑपरेशन करा चुकी है खुद। सिर्फ की बीमारी नहीं अभी आ रही है क्लास माशाल्लाह, देख लें भर रही है। शुरू कर मैंने कहा ये तो सब गड़बड़ हो गए हैं सारे कागजात, कौन से हो चुके हैं कौन से नहीं, आके निशान लगाओ। जिंक मेट हो गया था, वेरेट्रम एल्बम कोलोसिन हो चुका, ग्रेशोला हो गया, सीकेर हो गया, काली बाइक हो चुकी है। हाँ पक्की बात मुझे लगता है हो चुकी है। नहीं अच्छा चलें आरफा तुम बताओ, तुम्हारी बात पक्की होती है। टेरेंटुला हो चुका है, कैक्टस हो चुका है और डल कमारा हो चुका है, कॉलोसिंथ ग्रेशोला हो चुका है, सीकिल कॉर कॉल्शिकम हो चुकी है, कैलेडियम गायकम भी हो गई है, कैडमियम सल्फ साइना शुरू की है, शुरू भी की खत्म भी होगी। शुरू तो की थी, खत्म हुई थी कि नहीं? लैकेसिस हो चुकी, आयोडीन लैक कैन और लैक वैक बाकी कहाँ गई? नहीं और जो बाकी दे थे बाकी वो तो पड़े हैं। हाँ वो देना मुझे सब इकट्ठे, ठीक है उसको मैं रीऑर्गेनाइज करना है। अच्छा ये शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाह। मैंने कहा फायदा नहीं आई अभी तक, आ गई? अच्छा ठीक है। ये जो बच्चों के कीड़ों की दवा है ना चमूना वगैरह की, वो है साइना। खासतौर पर नाक में, नाक की चोंच पे खुजली और होठों के किनारों पर आम जिल्द से ज़रा सा हटा हुआ सा रंग, पेल सा एक निशान सा पड़ जाता है इस तरफ दोनों चारों तरफ। ये आम इसकी अलामतें हैं। बच्चा वो दांत रगड़ता है सोते में, बाज़ चीख मार के उठता भी है। और कैमोमिला से इसकी क्या अलामत मिलती है, कुछ याद है किसी को? हैं? नहीं वो जो चीज मांगना और फेंक देना, चिड़चिड़ापन तो कई किस्म का होता है, और गोदी उठा लिए फिर बस, ये कैमोमिला में भी है, इसमें भी है। टच और यानी लमस और मज़े की जो हिस्से हैं उनमें या बहुत ज़्यादा मुबालगा हो जाएगा या बिल्कुल बेहिस हो जाएंगी, वो उनमें डल हो जाएंगी। और इसकी क्या अलामत थी? बेलाडोना से क्या अलामत मिलती है इसकी? जार बर्दाश्त नहीं, किसी किस्म का भी धमाका, या यहाँ तक कि इसकी रीढ़ की हड्डी इतनी सेंसिटिव हो जाती है बाज़ कि उसको अगर आप यूँ थपके प्यार से तो उससे सर्द शुरू हो जाएगा। इसकी एक ख़ास बात ऐसी थी जो
बहुत गहरी दवाओं में, बीमारियों में भी काम आने वाली चीज़ है और याद रखने के लायक है। इसके मेरी हैं नहीं, मिर्गी का दौरा इस ऐसे मरीज को जिसको साना की ज़रूरत पड़ती हो अमूमन मलेरिया के बाद होता है। इसलिए अगर तारीख़ में उसकी हिस्ट्री में यानी उसकी इस बीमारी के पस मंज़र में मलेरिया बुखार नुमाया तौर पर पाया जाए और ये बात हो कि याद हो किसी को कि पहला हमला ही मलेरिया के बाद हुआ था, तो फिर ये दवा ज़रूर दें। और सर मारना आर्सेनिक की तरह होता है इसका, दाएं बाएं। और बिस्तर से एकदम उठे जब बच्चा या बड़ा, तो उसको कौन कौन से रंग नजर आते हैं? आंखों के सामने बाज़ दफ़ा तारे नाचने लगते हैं ना, दिन को तारे नजर आ गए। इसमें कौन से रंग? जर्द ज़्यादातर। ये किसने बताया है? आपने कईयों ने बताया है। मगर हर रंग दिखाई देता है, खासतौर पर जर्द। और नाक में उंगली तो हर वक्त उसने बच्चे ने रखी होती है, ये इस तरफ या इस तरफ कहीं। जिसकी उंगली नाक से न निकले उसको साया दें। ये खारिश की वजह से होती है उसको बेचैनी, अंदरूनी झिल्लियों में भी और बाहर भी इसके खारिश जरूर पाई जाती है, जो अमूमन इसके साथ पेट के कीड़ों से ताल्लुक़ रखती है। अंदर जो मैदे की झिल्लियाँ या अंतड़ियाँ हैं उनमें हर वक्त कीड़े जो यूं करते रहते हैं, उसका असर अंदर नाक की झिल्लियों पर भी पड़ता है। और गर्गलिंग इसकी कैसी होती है, कुछ याद है किसी को? हाँ, गर्गल गर्गल करता हुआ मुंह से मैदे तक गर्गल जो है, ये इसकी और क्यूप्रम वगैरह की अलामत है, साइना। और यहाँ से नीचे टाइफाइडिनम और पैरोजिनम वगैरह। टाइफाइड बुखार में वैसी होती है गर्गलिंग, यानी मैदे से नीचे के हिस्से में गर्गल करते हुए नीचे तक हवा चलती है। साइना का स्टूल बच्चे का किस रंग का होता है आमतौर पे? सफेदी माइल, दूधिया। सफेदी माइल बेहतर है, उसको दूधिया कहना अच्छा नहीं। अगर साइना की मरीज़ा हो, ये आखिरी बात ये भी पढ़ा दी थी, ठीक कहते हैं जो मैंने कहा, पूरी पढ़ा दी है। साइना की मरीज़ा को अगर हमल के दौरान कोई खुशी की खबर पहुंच जाए, उससे क्या क्या खतरात लाक हो जाते हैं उसको? तो एक तो मतलब सर दर्द हमेशा रहती है, और अगर वो हो जाए तो वो जारी ही रहती बाद में भी तकलीफ। हाँ, तो ये ठीक है। पूरा हमल के दौरान वो तकलीफ, अगर वो एक्साइटमेंट हो जाएगी तो फिर सारे हमल के दौरान एक्साइट ही रहेगी। अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग भी हो जाती है इससे, तो वो भी ब्लीडिंग भी फिर रुकती नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो ऐसे मौके पर बाज़ों को सर दर्द का दौरा हो जाता है, तो फिर हमल के दौरान हटता नहीं, तो साइना दे देनी चाहिए। और हमल के दौरान वैसे भी रुझान होता है, जो बीमारी एक दफ़ा हो जाए उसका हमल से पहले हटना मुश्किल हो जाता है। तो साइना ट्राई करके देखनी चाहिए, उसमें इस्तेमाल करके देखनी चाहिए।
अब जिंक नहीं पढ़ाई पहले। जिंक सबसे अहम असाब की दवा है, या असाब की दवाओं में से एक बहुत अहम दवा है। इसका गहरा असाब से ताल्लुक़ है और जिंक का मरीज़ आप ये समझ लें जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका हो या लंबी बीमारियों की वजह से असाब जवाब दे चुके हों या असाब इतने कमज़ोर हों कि बीमारियों को जिस्म के बाहर उछाल ना सकते हों, उसके नतीजे में जो बीमारी भी है अंदर ही दबी रहती है। और ख़ास तौर पर जिंक उस वक्त पहचाना जाता है जब ये वबाई अमराज खसरा वगैरह फैलती हैं और जो जिंक का मरीज़ बच्चा या बड़ा भी हो वो बीमार रहता है और दिन ब दिन तकलीफ़ बढ़ती रहती है, मगर जिल्द पर उसकी बीमारी उछलती नहीं। ये वजह है कि इसकी वजह ये होती है कि असाब कमज़ोर हैं, उनमें ताकत नहीं कि उसको उछाल सके। ऐसी सूरत में जिंक चोटी की दवा है। इसी तरह ऐसे फालजी अमराज जो आके बैठ रहे हैं और उनका कुछ बने ना, इधर उधर किसी सूरत में भी कोई उनका मैलान ना हो, गोया वो आके ठहर गए हैं, उसमें अगर जिंक दिया जाए तो असाब में एक इज़्तिराब पैदा हो जाता है और एक जिदोजहद शुरू हो जाती है। साफ पता चलता है कि जिस्म ने बीमारी के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल दिखाया है। बस जिंक की दबी हुई बीमारियाँ हों, खा वो वबाई हों या असाबी हों, जिंक उनमें रद्द अमल पैदा करने के लिए चोटी की दवा है। और रद्द अमल इसका बसा औक़ात ऐसा सख्त हो जाता है जो जिस्म ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी तो है मगर तकलीफ़ दे भी है। इसलिए अगर जिंक का मरीज़ कहीं दिखाई दे और आप उसको जिंक दें तो माजरत करके घर वालों से उनको बताकर दवाई दें कि ये इस दवा में ये हुआ करता है और फिर छुट्टी कर जाएं, गायब हो जाएं। वरना बाज़ दफ़ा वो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, तुमने क्या दे दिया, मुसीबत पड़ गई, बीमार हो गया बच्चा। लेकिन उसके बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई डॉक्टर उसको दबा देगा तो फिर वो मरने के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं। अंजाम तो सबको ही मरना है, मगर ये बीमारी दब कर मोहलिक हो जाती है, इसलिए उसको उछाल कर बाहर लाना ज़रूरी है। और जिंक से ये मकसद हासिल हो जाता है। जिंक की पहचान ख़ास तौर पर यह है कि जिंक का मरीज़ पाँव को हरकत देता रहता है और रात के वक्त जिंक की मरीज़ा औरतें ख़ास तौर पर पाँव को बिस्तर से बाहर निकाल कर आपस में रगड़ती रहती हैं और ये टिपिकल जिंक की अलामत है। अगर किसी में ये आदत पाई जाए तो जब भी वो बीमार हो उसको जिंक दे के देखना चाहिए। अमूमन उसकी बीमारी को जल्द ये बाहर उभारेगा और बजाय इसके कि लंबे अरसे तक बीमारी जिस्म को चिमटी रहे, जल्दी फैसला हो जाता है उसका, यानी अपने तभी दौर से जल्दी से गुजर जाती है। जिंक की जो बेचैनी है टांगों की वो इस तरह भी मिलती है कि बाज़ बच्चियां स्कूल जाती हैं तो अपनी एक टांग यूँ हिलाती रहेंगी। इस तरह बाज़ मर्द भी होते हैं जो कभी ये टांग हिलाने लग गए, कभी ये हिलाने लग गए। उनसे कहें कि क्या कर रहे हो तुम, तो वो कहते हैं अगर मैं ना करूँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। एक बेचैनी होती है उनको और टांग हिलाने से वो कहते हैं कि हम रुक गए तो शायद सर दर्द हो जाए या कोई और तकलीफ़ हो जाए। तो ये जिंक की अलामत है ख़ास तौर पे। जागते हुए, दिन को बैठे हुए भी और रात को सोते में अमूमन दोनों पाँव का आपस में रगड़ना, ये ख़ास जिंक की पहचान है। और इससे एक दफ़ा आप मरीज़ को पहचान लें तो उसकी बाकी दवाओं में भी जिंक मुफीद साबित होगा। जिंक के साथ आप नक्स कभी ना दें, क्योंकि नक्स और जिंदगी इनकी आपस में मुखालफत है।
नक्स जिंक से कुछ मुशाबे है असाबी तनाव में, और नक्स भी असाब की बड़ी चोटी की दवा है। इसलिए नक्स का मिजाज चूँकि जिंक से मिलता है कुछ चीज़ों में, इसलिए जिंक कभी नहीं देना चाहिए, नक्स इसके साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मिजाज मिलें या तो एंटीडोट करते हैं एक दूसरे को या एक दूसरे के खिलाफ रद्द अमल दिखाते हैं, और जिस्म के अंदर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाती है एक दवा के असर की दूसरी दवा से, जिसका फ़ायदा कोई नहीं होता। बस जिंक के नक्स के मुतालिक अच्छी तरह याद रखें कि जिंक के मान बाद नक्स न दें। जिंक पहले अगर नक्स दिया हो तो कोई और दवा जो नक्स का एंटीडोट हो पहले वो दे दें, फिर जिंक शुरू करें। वो दवाएं जो बीच में डाली जा सकती हैं उनमें एक कैम्फर है और एक सल्फर। ये दो दवाएं कुछ अरसा बीच में रखकर फिर जिंक देना हो तो ज़रूर बेशक दें। जल्दी अमराज जैसे कि मैंने बयान किया था वो अंदर दबती हैं, और अगर ज़ाहिर भी होती हैं तो आहिस्ता होती हैं। सुस्त रफ्तारी से जिस्म पर दाने निकलते हों तो जिंक की एक दो खुराकें उनकी रफ्तार को तेज़ कर देंगी। बाज़ दफ़ा बच्चियों को जब जवानी की उम्र में पहुंचती हैं तो मेंसेस एस्टेब्लिश होने में बहुत देर लग जाती है। थोड़े से दाल रहेंगे, फिर कोशिश, फिर डर जाएंगी, फिर रुक जाएंगी। ये जो बात है ये जिंक की निशानदेही करती है, और अगर जिंक से उसका इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा रहमी ताल्लुक़ वाली बहुत सी दायमी बीमारियाँ लग जाती हैं, और बाज़ दफ़ा असाब की तकलीफ़ें, मसलन हाथों का कांपना, लरज़ना और कई असाबी कमज़ोरियाँ उसके ज़िंदगी भर के लिए साथ लग जाती हैं। ट्विचिंग, जर्किंग, झटके लगना। अगर इसका हमला जिंक के जो बद असरात हैं उनका हमला मैदे और खाने की नालियों पर हो तो ये अलामतें नोट की गई हैं। यानी प्रूविंग के वक्त बाज़ मरीज़ों ने अपने मैदे और अंतरियों से ताल्लुक़ में बताई हैं बातें, बाज़ों ने दबी हुई बीमारियों से मुतल्लिक, बाज़ों ने असाब से मुतल्लिक, बाज़ों ने सब के मुतल्लिक कुछ न कुछ नक्शा खींचा है। ये प्रूविंग के वक्त होता है। तो जिन्होंने मैदे का जिक्र किया है वो कहते हैं कि तमाम मैदे का निज़ाम आहिस्ता हो जाता है और बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, जिसके नतीजे में फिर भूख भी मिट जाएगी, खाना नीचे उतरता ही नहीं, चलता ही नहीं आगे, मैदे में पड़ा हुआ तेज़ाब बनता रहता है और सख्त खट्टी कै शुरू हो जाती है ऐसे मरीज़ को। थोड़ा सा भी खाया तो आगे गुजरने की बजाय मैदे में जो 3 घंटे का वक्फा है उसकी बजाय वो 6-6 घंटे पड़ा रहता है। उसके नतीजे में फिर अंदर बुसान पैदा हो जाती है। ब्लैडर यानी मसाने में जहाँ पेशाब जमा होता है वहाँ ख़ास तौर पर पैरालिसिस का ताल्लुक कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। यानी दोनों बातें इकट्ठी पाई जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि वही सुस्त रवि जो है निज़ाम की, जो खाने पीने के और जो हज़म करने का निज़ाम है, उसके निचले हिस्से से ताल्लुक़ अगर हो तो उसमें पेशाब और इजाबत वगैरह दोनों में इकट्ठी इलामतें ज़ाहिर होती हैं। और पेशाब वो फालिज सा पैदा हो जाता है मसाने में, और निचली अंतड़ियों में भी फालिज का साथ ज़ाहिर होता है, जिसके नतीजे में शदीद कब्ज़ और पेशाब की मसाने की फालजी इलामतें इकट्ठी हों तो ये जिंक की तरफ ज़हन जाना चाहिए। एक और दवा है जिसमें तेज़ी है, उसमें भी पेशाब और पखाना दोनों के ऊपर बैक वक्त असर ज़ाहिर होता है। वो कौन सी दवा है?
नहीं, उसका फालिज से ताल्लुक नहीं, और तरह की दवा है। मरकौर, मरकौर में पेशाब में जलन और जैसे कैंथरिस की सी अलामत है वो पाई जाती है, और उसके बाद भी जलन जारी रहती है, लेकिन साथ ही पेचिश भी इसी किस्म की। और आमतौर पर मर्कसॉल से अलग इम्तियाज करने के लिए ये अलामतें काम आती हैं। मर्कसॉल की बजाय इंसान मरकौर दे तो मरीज ठीक होता है। ऐसे पेट में बल पड़ते हैं जिनमें इजाबत के बाद भी आराम नहीं आता, ऐसी पेचिश फारग होने के बाद भी फिर भी वो दर्द जारी, ऐसा पेशाब जिसके निकलने के बाद भी जलन जारी और बेकरारी उसी तरह और हाजत भी रहती है, ये इकट्ठी हो जाएं जब इलामतें तो मरकौर की इलामत है। और अगर फालजी इलामतें हों जैसा कि मैंने बयान किया है तो फिर जिंक नंबर 1 दवा है। बाज़ दवाओं में मैंने बताया था कि बाज़ लोग पेशाब जब तक खड़े ना हों उनको पेशाब नहीं आता, क्योंकि उनके बैठने से बल पड़ता है जो नाली में, उसकी वजह से रुकावट पैदा हो जाती है। उसमें कौन सी दवा बताई थी, किसी को याद है? कॉस्टिकम, बिल्कुल ठीक है। और तुम साथ याददाश्त की दवा खाती हो, तुम सबसे ज़्यादा जल्दी जवाब सही देती हो। इम्तियाज का कोई नहीं इलाज किया, ये बताओ। हाँ? क्या हो गया इम्तियाज को? ठीक है, तो फिर बहाना बनाते हैं। नहीं, आज वो खांसी, मैंने समझा आप इसकी बात कर रहे हैं। खांसी उनको ठीक करते थे, मैं अगर खांसी आ गई इधर तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। अच्छा, तो फिर दवाई नहीं दी कोई? वो कह रहे थे मेरी काली बाइक रूम से अलामतें मिलती, वो घर में नहीं थी आज। वो तो कहते पढ़ाई नहीं अभी तक मैंने, लेकिन उन्होंने पढ़ा था। अच्छा ठीक है। खैर, अब ये बातें याद रखो अच्छी तरह कि जिंक में ये बात उलट है कि जब बैठे तो पेशाब आता है और बैठे के बगैर पेशाब नहीं आ सकता। क्यों है कोई नहीं जानता, मगर एक और भी है, अगर जिंक में बाज़ दफ़ा बैठ के भी नहीं आता तो मरीज़ अपने आप को यूं पीछे करता है और बयान करता है डॉक्टर से कि मुझे अजीब तकलीफ़ है कि पेशाब आया हुआ ही हो, बैठूंगा कमोड पर पेशाब नहीं आएगा, लेकिन जब अपने पीछे दे के बल डालता हूँ तो फिर किसी जगह जाकर तो वो हरकत शुरू हो जाती है। तो कोई फालजी दबाव है जिस पे जिस्म की बाद हरकतें जब पेशाब को दबाती हैं तो फिर वो एक दफ़ा जाग सी आ जाती है और जारी हो जाता है, मगर आमतौर पर इसके पेशाब की बंदिश का फालिज से ताल्लुक़ है। परीसिस इसमें पाया जाता है, यानी नीम फालजी कैफियत और आधा पैरालिसिस, और साथ ही पूरा पैरालिसिस भी पाया जाता है। हेमीप्लेजिया भी पाया जाता है, यानी आधे जिस्म का आधी तरफ का फालिज और दोनों तरफ का फालिज भी इसमें मिलता है। और इस फालिज के दौरान झटके लगना इसमें नुमाया चीज़ है। इसकी वजह से जब फालिज हो रहा हो तो मरीज़ उसी वक्त भी पहचाना जा सकता है, उसको बार बार झटके लगने लग जाते हैं, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी टांगों में कभी बाजुओं में, और शॉक का एहसास होता है। सोते में भी झटका लग के जैसे बिजली का शॉक लगा हो, उससे ज़ोर से आँख खुल जाती है। तो ऐसे मरीज़ को अगर ये दिया जाए जिंक तो बहुत ख़तरनाक रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि इसके असाब जिंक के फालिज के मरीज़ के असाब जिंक से जागते हैं, और जब जागते हैं तो उनमें क़यामत बर्पा हो जाती है। हर किस्म की सुइयाँ चुभती, टिन टिन चिंगलिंग डिंगलिंग शुरू हो जाती है और सनसनाहट पैदा हो जाती है,
और घबराहट इतनी शदीद कि मरीज चीखें मारता है कि मुझे क्या हो गया है। और अगर वो ना हो, उसमें से ना गुजरे तो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए घर वालों को साफ खोल के बता देना चाहिए जिंक देने से पहले कि अगर ये तुम इसके लिए तैयार हो कि मुसीबत पड़ जाए तुम सबको, छोड़ डाल दे मरीज, फिर भी शक लो, वरना नहीं। क्योंकि बाद एक डॉक्टर ने तो लिखा है कि पुराने ज़माने में घोड़ों पर रिवाज था ना, सफ़र करके डॉक्टर जाया करते थे, आजकल मोटर लेके जाते हैं या कैरावान लेके चलते हैं बाद डॉक्टर ताकि मरीजों के जो बचा खुचा वो उठा के डाल लें बीच में वो जो ज़माना था उसमें वो कहता है डॉक्टर कि अगर जिंक का मरीज हो तो बेहतर है कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा लेके जाना और फिर बस दवाओं में डालते ही जल्दी से निकलने की करो और अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन के लिए एड्रेस भी तब्दील कर लो कि पीछे पीछे गालियों के पैगाम और कोई मारने वाले लोग भी पहुंच जाएंगे। वाकईतन बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल करता है जिंक, इसमें कोई शक नहीं। मुझे एक दो केसेस में याद है, मैंने ज़्यादातर तक जिंक के मरीज नहीं देखे कि उनमें शोर बहुत डाला गया था। असाब जब जागते हैं तो सनसनाहट पैदा कर देते हैं सारे जिस्म में। ये वार्निंग है डॉक्टर्स के लिए, अगर ऐसा मरीज हो तो अच्छी तरह समझा दें, पहले बता दें, और अगर मगरिब में हो तो फिर स्टाम्प पेपर पे लिखवा भी लें, वरना मुकदमा हो जाता है यहाँ। चेहरा झुर्रीदार हो जाता है, जर्दी माइल, ऐसा मरीज हमेशा ठंडा रहता है। जो ठंडे मरीजों की लिस्ट है उसमें इसको दाखिल करें। जब इसका ज़हन पर असर पड़ता है और याददाश्त जवाब देने लगती है तो इसकी पहली इलामत ये जाहिर होती है कि हर सवाल को पहले दोहराता है फिर जवाब देता है। और पूछें तुमने क्या खाया था, मैंने क्या खाया था, फिर जवाब देगा। तुम कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ मैं यहाँ से आया हूँ। क्योंकि वो आहिस्ता समझता बात को, तो सवाल दोहराता रहता है मुबारक लोन की तरह और फिर उसका जवाब देता है। मगर वो मुबारक लोन की बीमारी वो जिंक की नहीं है, ये तंजानिया के आए हुए ख़ानदानों की अक्सर की बीमारी है। वो जो सवाल उनसे करो पहले दोहराते हैं फिर जवाब देते हैं तो जिंक ना जो बैठना कहीं उसको थोड़े से शोर से भी स्टार्टलिंग शुरू हो जाती है, यानी यूं करके आदमी कांप जाता है। जैसे ठा करके डराते हैं लोग तो एकदम आदमी बिदकता है, डर के थरथरा उठता है। जिंक के मरीज को भी हल्के से शोर से किसी किस्म की लर्जा तारी होता है। इसके जो हमला होता है ना पैरालिसिस का, तो अजीब बात है कि चेहरे पर बुढ़ापे के आसार बड़ी तेजी से जाहिर होते हैं और मरीज में अमूमन जैसे जल्द जल्द बूढ़ा हो रहा हो। बात तो कहते हैं कि दिनों में उसके बुढ़ापे का फ़र्क महसूस होता है, यानी उम्र इतनी तेज़ी से गुजरती लगती है कि जैसे कल कम बूढ़ा था ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। ये ख़ास जिंक की इलामत है। लेकिन मुस्तकिल जवानी में बूढ़ा होना वो और दवाएं हैं जिनके चेहरे पर असर आ जाते हैं। कौन सी है जी दवा वो? सार्सफ्रिला। हाँ, एक और भी दवाई बताई थी, एगेरिकस। ठीक है, माशाल्लाह, मैं कहता हूँ तुम तो नंबर ले गई हो सबके ऊपर हैं। इन दोनों दवाओं में ये बात पाई जाती है। और जिंक में बीमारी के दौरान खसूसियत से फालिज के दौरान उम्र तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है।
एपिस की तरह इसका मरीज भी सोते में चीख मारता है। जब आप मरीज को दवा देंगे तो उसके रिएक्शंस में जो बातें मैं बता चुका हूं, उसके अलावा ये भी शामिल कर लें कि कोपियस स्वेट, बहुत खुला पसीना आता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और शदीद उल्टी आती है और यूं लगता है कि जैसे डूब जाएगा, हर क़े के बाद दिल डूब जाएगा, और डूबता नहीं है क्योंकि ये रद्द अमल है। ये मारने के लिए नहीं होता बल्कि शफा देने के लिए होता है। असल में इसका जिंक का मरीज जिंक का रद्द अमल वहीं वहीं दिखाता है जहां जहां जिंक की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि जिंक की इलामतें सारी बैक वक्त सब मरीज में ज़ाहिर नहीं हुआ करती। बाज़ दफ़ा जिंक की इलामतें सिर्फ मैदे और अंतड़ियों वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी फालजी कैफियत से। बाज़ दफ़ा बाजुओं से, बाज़ दफ़ा जिल्द से, बाज़ दफ़ा असाब से, नज़र वगैरह और याददाश्त से। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जिंक की, जिंक वहीं रद्द अमल दिखाता है। इसलिए अगर आपको इल्म तो नहीं है मगर रफ्ता रफ्ता उसकी अंतड़ियों में फालजी इलामतें ज़ाहिर हो रही हों, आपने सिर्फ ज़ाहरी फालिज देखा है, उसका इलाज किया है, लेकिन अगर अंदर भी हों तो ऐसे मरीज को लाजिमन क़े शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो हरकत की कमी थी, जब अचानक जागती है वो हरकत, तो हर तरफ से उसमें ज़लज़ले पैदा कर देती है, अंतड़ियों में, मैदे में जुम्बिश आती है और वो फिर क़े की सूरत में भी निकलती है। तो अगर दिमाग का होगा तो फिर वो चीखें जो मैंने बताया ना एपिस की तरह, वो शुरू हो जाती हैं। एपिस में भी सोते में खुसूसियत से चीखें निकलती हैं, लेकिन उनकी चीखों का ताल्लुक वो दिमाग के गिर्द जो झिल्लियाँ हैं उनकी वरम से है। उनमें पानी भर जाए या किसी और जहर के असर से उनमें सोजिश पैदा हो जाए तो उससे जो चीखें निकलती हैं वो एपिस की इलामतें हैं, फुलफुली वर्में उसमें मिलती हैं। जिंक की चीखों का फुलफुली वर्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिंक की चीखें निशानदेही कर रही हैं कि दिमाग के अंदर कोई फालजी कैफियत पैदा हो रही थी जिसको इसने छेड़ दिया है अब, और उसके जागने से जो बेचैनी पैदा होगी वो चीखों की सूरत में भी मिलेगी, लेकिन ख़तरनाक नहीं है। ये जिंक का रद्द अमल मारा नहीं करता बल्कि सेहत को बहाल किया करता है। सिर्फ एक वक्ती तकलीफ का दौर है जिसमें से लाजमन गुजरना होगा। बाज़ डॉक्टर हर रद्द अमल को कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस रद्द अमल हुआ है। ये गलत है। बाज़ दफ़ा रद्द अमल गलत दवाओं से, गलत पोटेंसी के इस्तेमाल से हो जाते हैं और वो फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाते हैं। तो हर रद्द अमल को ये कह कर नहीं टाला जा सकता कि रद्द अमल है, कोई बात नहीं, वालों रद्द अमल में ख़त्म हो जाते हैं बेचारे। इसी तरह मरीज़ को, डॉक्टर को पहले अपना तज़किया करना चाहिए कि वो दयानतदारी से रद्द अमल के मुताबिक फ़ैसला करे कि ये मेरी दवा का कसूर या मेरी तशख़ीस का कसूर है, या मरीज़ ने बहरहाल ये इस सूरत हाल से गुजरना ही था शफा के रास्ते में। तो जिंक जो जिस रास्ते से गुजारता है मरीज़ को, ये शिफा का रास्ता है, मगर हर रद्द अमल के हक़ में ये उज़र नहीं पेश किया जा सकता। जो इसकी असाब की तस्वीर है उसमें लिखा है टॉर्मेंटिंग, जैसे अजाब में मुब्तला कर दिया गया हो। फॉर्मिकेशन, जिस तरह ये फॉर्मिक एसिड से जो भीड़ लड़ता है मसन, और फॉर्मिक एसिड से जो असर पैदा होते हैं, उस किस्म की दर्दें भी और तकलीफ़ और बड़ा गंदा सा तकलीफ़ का एहसास जिसमें गुस्सा आता है, उसमें कोई नरमी नहीं पाई जाती। टिंगलिंग, हर जगह जैसे झुरझुरी शुरू, क्या कहते हैं उसको, जो सनसनाहट,
जैसे सोए हुए सांप जागते हैं तो उससे पैदा होती है, झन्नाहट के साथ सनसनाहट, और सुइयां चुभनी, और जैसे कोई चीज क्रीप कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और बाज़ दफ़ा लगता है कि मकड़ा चल रहा है ऊपर। तो ये सारी बातें इकट्ठी हो जाएं तो अंदाजा करो बेचारे मरीज का क्या हाल होगा। और इसमें ये हो सकती हैं। अगर उसका एंटीडोट कर दो तो मरीज को सुकून मिल जाएगा फौरन, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि हमेशा के लिए सुकून मिल जाए, क्योंकि फिर वो बीमारी निकलती नहीं बाहर। जब तक उसको जिंक देकर उभारेंगे नहीं, वो बीमारी अंदर ही बैठी रह जाएगी। स्पाइनल मेनिंजाइटिस, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? जो दिमाग के ऊपर हैं झिल्लियाँ, वो स्पाइनल कॉर्ड के वो ऊपर तो मेनिंजाइटिस है ही, जी, लेकिन व्हाट इज स्पाइनल मेनिंजाइटिस एज अगेंस्ट अदर्स? जी वही जो मैंने अर्ज़ की ना कि वही झिल्लियाँ जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं स्पाइन के ऊपर, ठीक है और स्पाइनल कॉर्ड जो है जी। उसके ऊपर भी वही झिल्लियाँ जो उनकी अगर ठीक है। सोजिश हो जाएगी स्पाइनल मेनिंजाइटिस, फिर उससे भी फिर जो सिम्टम्स उसके जहाँ जहाँ वो असर करती है उसके हिसाब से होंगे फिर सिम्टम्स। अगर वो सर्वाइकल है तो उसके फिर ज़्यादा सिम्टम्स मालूम होंगे। नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं जी, कि मेनिंजाइटिस तो सारा अमूमन मुख्तलिफ इन्फेक्शन वगैरह से हो जाता है, और आजकल जो बुखार हो रहे हैं मेनिंजाइटिस वाले, जी, जी, उनमें से कोई ऐसी किस्म है जिसे स्पेसिफिकली स्पाइनल मेनिंजाइटिस कहा जाता है? जी मैंने अर्ज़ किया जैसे कि मेनिंजाइटिस हर मेनिंजाइटिस होता है स्पाइनल? नहीं हुजूर, नहीं? नहीं हुजूर। अच्छा, ये फर्क बताएं आप। मेनिंजीज जो होता है वो तो झिल्लियाँ हैं जी, झिल्लियाँ हैं दिमाग तो के लिए, आइटिस जहाँ भी लगेगा वो इन्फ्लेमेशन, उसकी inflammation, ठीक है जी। और अगर वो उमूमन जो मेनिंजाइटिस हम कहते हैं वो आमतौर पे दिमाग की जो झिल्लियाँ उसी को सोजिश से होता है, वो पॉइंट आउट वही करता है। ठीक है। कोलोक्वियली वी टॉक अबाउट कि जैसे हम कहते हैं अमूमन वो मेनिंजाइटिस का मकसद सिर्फ ये कि दिमाग की, ठीक है। बहुत कम होता है कि जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इन्फेक्शन हो या कुछ हो। हराम मगज जिसे कहते हैं हजूर, हाँ। इसे हराम मगज तो पीछे होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, सारे वो नीचे वो जो नीचे तक जाती, दुम उसकी होती है, जी ठीक है। हुजूर, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश अगर हो किसी वजह से भी, ठीक है। तो बहरहाल वो जहाँ जहाँ भी उसकी होगी पहचान क्या है? असल तो मुझे इसमें दिलचस्पी है ना। सिम्टोमेटिक। हाँ हाँ, क्योंकि जिंक का ताल्लुक स्पाइनल मेनिंजाइटिस से है, और जो नॉर्मल मेनिंजाइटिस आम है जिसका दिमाग की झिल्लियों की सोजिश से ताल्लुक है, उसमें जिंक काम नहीं आती। उसमें जो भी उसके खिलाफ दवा मिलेगी इलामतों से वो दें, और इन्फेक्शन की दवाएं काम आती हैं उसमें बहुत सी। लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज के इर्द की जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश से जो मेनिंजाइटिस की इलामतें ज़ाहिर होती हैं, उनका इलामती फ़र्क है कोई? हाँ जी, वो डिपेंड करता है ना जी, सारा नहीं है। जहाँ जहाँ हो जैसे फालजी, जैसे हुजूर ने फरमाया ना कि फालजी कैफियत होती हैं, हाँ। हेमीप्लीजिया भी, हाँ। तो जहाँ से वो उनकी नर्व्स की जो रूट्स निकलती हैं जिस एरिया से, हाँ, अगर वो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से हो तो वो टांग की तरफ उसका असर होगा, ठीक है, अगर वो ऊपर है सर्वाइकल यहाँ पे गर्दन में तो बाजू में असर होगा, ठीक है। और अगर दरमियान में है तो ये धड़ के ऊपर असर होगा। अच्छा, अब हमें आप खड़े होके डेमोन्स्ट्रेट कर दें सारी दुनिया को कि डॉर्सल वर्टिब्रा क्या होता है और सैक्रल कौन सा होता है, सारा। वो डायग्राम अगर ले आऊं कल तो वो बेहतर रहेगी। नहीं, आप ही तो डायग्राम नहीं है माशाल्लाह। आपको नहीं, आपको मैं तरीका अपना कोट ना उतारें, किसी और को उतरवाएं, क्योंकि आपने दिखाना होगा उसकी पीठ के ऊपर निशान लगाए, वरना अपनी कहाँ मुड़ मुड़ के दिखाएंगे। ठीक, इस तरह वक़ार के साथ आप कायम रहेंगे। कौन आएगा हमारे, जिस तरह बुलाते हैं ना वो तमाशाइयों में से कोई मजूरा कहते हैं उसको, लेकिन है क्या जमूरा कि मजूरा? जमूरा। अच्छा अच्छा, आपको तजुर्बा, आप आ जाए फिर। काफी तजुर्बा। इतनी बात की जो बोले हुए हुआ खोले, आपको इन बातों का तजुर्बा। इधर खड़े हो गए। नहीं नहीं, हाथ ऊपर से दिखा दो, कौन सा हमने ये वर्टिब्रा थोड़ा गिनने हैं बेचारों के।
बुजुर्ग आदमी कुछ तरह तंग करें आपको। हाँ ये जो गर्दन के हैं जी, यहाँ 7 मोहरे हैं। सर्वाइकल सर्वाइकल जी गर्दन के। जी। ये 7 मोहरे कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलते हैं? यहाँ अगर हाथ हम लगाएं, दबा के देखें तो उनके दबा दे कोई बात ही कुछ नहीं होता है। क्या हुआ है? गिन सकते हैं यहाँ पे वो गिने फिर। मोहरों को। ये कोट के नीचे तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा ये ऊपर है, ये क्या लग रहा है आपको? यहाँ कोई इलामत है सर्वाइकल मेनिंजाइटिस की? तो नहीं ना? इस वक्त इनको मेनिंजाइटिस नहीं है जी। अच्छा। इस वजह से सलामत ठीक है। तो बहरहाल तो ये नहीं, इसकी कोई जो दबाने से जी उसका मुतलका जो उल्व है उसमें कोई सेंसेशन प्रयास होती करता है? हूँ तो हाँ। वो ये कि ऊपर वाले जो है ना जी 7 मोहरे, उनमें ये 3 बड़ी बड़ी वो नर्व बनाते हैं ठीक फिर है। मिल के जो ठीक। रूट्स हैं यहाँ से निकलेंगी जब रूट्स, जी तो वो जो इस तरह मसलन रूट्स निकल रही हैं मिल के 3 मेन नर्व्स बना ठीक देती है, हैं। बिल्कुल सही है अब वो 3 नर्व्स जो हैं वो फिर बाजू में जी। जो जाती हैं, यहाँ उसे हम रेडियल ठीक है। कहते हैं, यहाँ अल्नर कहते हैं अल्नर। क्योंकि ये हड्डियों के हिसाब से, ठीक है और दरमियान में मीडियन। ठीक है। उमूमन ये होता है कि अगर ये ऊपर वाली जो अगर हो ज्यादा, हाँ तो उसकी ये अंगूठे और इस उंगली में ज्यादा उसके असरात महसूस होंगे, नमनेस होगी या ठीक है। पिंस एंड नीडल्स या जैसे सनसनाहट वगैरह। ठीक है। अगर ये अंदर की जो है हाँ। नर्व अल्नर, इसकी जी। अगर होगी ये नीचे जो जितने हैं ना ठीक है। 6-7 या 5-6 ठीक 7, है। उसकी अगर प्रेशर होगा, सोजिश होगी, तो इसमें इन 2 उंगलियों में ज्यादा होगा। इनमें जी जरूर। ठीक है। तो कई मरतबा पेशेंट मरीज आता है, वो कहता है जी मुझे यहाँ सनसनाहट होती है, ठीक तो है, उसका हाँ। हम एक्सरे करवाते हैं गर्दन का, तो वो कहता है नहीं गर्दन में दर्द नहीं, यहाँ पे है। ठीक है। तो उनको बताते हैं कि वो पता है कहाँ पे है, क्योंकि उस ये मुसीबत आई इसमें। खाम खा अच्छा वाला पता है। हाँ, तो फिर? उस वजह से मालूम हो जाता है कि ये और सोजिश, बीच में यहाँ भी होता है कुछ? ये जो उंगली है ना जी, खास तौर पर दरमियान वाली, और जी। आधी ये और आधी जी ये मीडियन नर्व जो है, ये। दरमियान वाले जो है ना मोहरे जी, सही है। उनकी सोजिश और होती है। दोनों बाजू में बराबर एक ही तरह असर होता है इसका? अगर तो जो दोनों तरफ से वो है सोजिश, तो दोनों तरफ होगी। अगर एक तरफ है तो उसी तरफ फिर ठीक वो है। महसूस होगी। ठीक है। दिमाग में आमतौर पे होता है कि जो अगर इस तरफ कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ वो चूंकि क्रॉस करते हैं उनके फाइबर्स, ठीक है। उलट तरफ से उलट तरफ जी। से हो जाता है। अच्छा। यहाँ उसी तरफ होगी। अब इनके नीचे उतरेगा थोड़ा हाँ सा। जी। फिर आगे यहाँ जाके 12 मोहरे और होते हैं बड़े, जो 7 कहाँ खत्म किया आपने? ये 7 यहाँ पे हो गए ना जी, यहाँ पे खत्म हो गए जी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जो है तकरीबन यहाँ तक यहाँ तक 12 हैं। 12 हैं जी। ये थोरेसिक जिसे कहते हैं, या पीछे ठीक वाले, है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो धड़ के ऊपर है। ये जो इनका ताल्लुक रिब उससे है, रिब्स के केज दरमियान, से? जी जी, रिब केज से जी, ताल्लुक जी, है जी। इनका? उसके दरमियान में जलती है ना जी हाँ, नर्व्स, हाँ, वो रूट जो है रिब केज जो आपने फरमाया, जी। वो जो पसलियां हैं पसलियों के- के जरिए जो बना घेरा पड़ा हुआ है जी जरूर, उसके साथ इस थोरेसिक का ताल्लुक है। जी 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 ठीक है। जी जरूर। और ये जो 10वां आमतौर पर अगर याद रखें, 12 है ये कुल? 12 जी पहले 7 के अलावा 12? जी जरूर, ठीक 7 है। वो 12 ये ठीक है। 19 हो गए। फिर ये जो उनके ये जो ज्यादातर ये जो है अम्बलाइकस नाफ, जी। ये 10वीं जो रूट है वो यहाँ पे आती है। जी। अंदाजन ये इंसान को याद हो सकता है कि 10वीं से नीचे जो अगर होगा वो 12वीं 11वीं ठीक है। वो है, उसकी वजह से ठीक है। कई दफ़ा यहाँ सनसनाहट अगर हो तो जरूरी नहीं कि अपेंडिक्स की तकलीफ है, दर्द है, यहाँ भी तकलीफ अगर हो तो उसकी वजह से हो ठीक सकता है। है। सही है। तो सोजिश अगर वहाँ पे है तो ये अंदाजन आदमी बता सकता है कहाँ सही। पे हो सकती है। फिर ये उसके बाद ये लंबर जिसे कहते हैं, लंबर रीजन, हाँ, लंबर पंक्चर भी यही करते जी हैं। जी हैं? जी हुजूर। यहाँ को पंक्चर करते हैं, ऊपर भी नहीं पंक्चर करते हैं। यहाँ हुजूर ये इस वजह से कि ज़्यादा कन्वीनियंट है और अच्छा। देखने में, और यहाँ पे वो इतना वो जो उनका सुराख कम जी, होते हैं। जी यहाँ जरा बड़ा सुराख होता जी, है। हैं? उसमें जो इसके दरमियान में जो स्पाइन है उसके दरमियान में जाना ज़रा आसान होता है। ठीक है। और दूसरी ये कि वो फिर उसको जितना ज़्यादा बेंड कर सकें तो वो उससे ज़्यादा खुल जाते हैं वो, ठीक तो इजीली वो हो सकता है, और दूसरे डैमेज कम करते हैं। तो ये लंबर बाकी 5 आगे आगे वो नीचे, इसी वजह से जो शार्टिका है जिसे कहते हैं, वो यहाँ से निकल के जो नर्व्स की रूट्स हैं वो मिलके फिर यहाँ जाती है नीचे। और कभी उनके प्रेशर देखा है कि यहाँ पे प्रेशर हो, अक्सर ये लंबर से होते हैं। जी हुजूर, हैं? लंबो सेक्रम, फिर उसके नीचे सेक्रम, सेक्रम आखिरी है। जी, आखिरी से पहले, निचले लंबर जो हैं और सेक्रम जो नीचे जी। हैं, और उसके मिलके जो नीचा उसका हिस्सा जॉइंट है, वहाँ ज़्यादातर प्रेशर पड़े तो उसकी वजह से फिर वो होती दर्द। शैटिका जो है वो सेक्रल से ताल्लुक रखती है, लंबर से? लंबर मेनली लंबर लंबर है। जी जरूर। और कमर दर्द जो ठहर जाती है क्रॉस, वो सेक्रम
कि सेक्रल उससे ताल्लुक रखती है? वो अगर वो हो। ऊपर वाले अगर हों तो थोड़ा बहुत उससे होगा, लेकिन ज्यादातर वो नीचे जाएंगे उसके जो फाइबर टांग में? जी हुजूर, टांग में? जी हुजूर, वो सेक्रल हो तो टांग में जाएंगे, जी हुजूर। मगर लंबर भी तो टांग में जाते हैं। लंबो से, sciatica? जिसे हम इसीलिए कहते हैं लंबो सेक्रल, लंबो सेक्रल। कुछ उससे नर्व होती है, कुछ सेक्रल से ठीक है। नर्व, क्योंकि वो नर्व एक ही रूट नहीं जाती ना जी हुजूर, ठीक है। वो मिल के मुख्तलिफ, और जो पीछे की तरफ उतरती है वो ज्यादातर वो sciatica लंबर से ज्यादा निचला ताल्लुक लंबर रखती होता है ज्यादा फाइबर्स, है। ठीक है। तो उसकी वजह से नीचे और आखिरी दुमची जो है कॉक्सिक्स, कॉक्सेक्स, हाँ वहाँ कोई ज्यादा Coccyx। रूट्स इतनी उसकी नहीं होती नर्व्स की, हाँ। लेकिन वहाँ ये जो ऊपर वहाँ ज्यादातर लंबर जो है और अपर सेक्रल मतलब वहाँ अगर एक दफा शुरू हो जाए जी। तो ठीक ही नहीं होती फिर। दुमची की वो हड्डी जो है जी दुमची की हड्डी भी टोट लग जाए जी जरूर। तो क्या दवाई देनी चाहिए उसको? शुरू में पढ़ा था जोर ने 4-5 दवाइयाँ थी। हाइपेरिकम जज़ाकल्लाह भी सर, वेल डन, बहुत अच्छा आपने नमूना दिया है अपना। हाँ। लोगों को दिखाई हो रहा था जी। ठीक है जी, अब मुख्तसर बता दें दोबारा सबको, सबसे ऊपर क्या है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जो ऊपर के जो गर्दन के हैं मोरे, उनको 7 मोरे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। सर्वाइकल याद रखें, सर्वाइकल क्यों कहते हैं उनको? CERVICAL। उनके सुराख गोल होने के ताल्लुक में है कुछ? ये हुजूर मैं नहीं बता सकता हूँ सर्वाइकल क्यों। उनके सर्वाइकल ऐसी चीज को कहते हैं जो गोल गोल हो सकता है। पूरी, तो वो ऊपर की जो तीन मोरे हैं वो गालिबन ज्यादा गोल और वो नाली बनाने के लिए नुमाया है इस मामले में, शायद सकता है, इस कोई वजह वजह होगी। से हो सकता है जी। वो सर्वाइकल है बहरहाल, जी जो गर्दन के पीछे से ऊपर से शुरू होकर यानी जहाँ गर्दन का जोड़ है वहां तक चलते जी हैं। हुजूर, गर्दन की जो हड्डी है, जो जी। खोपड़ी की हड्डी यहाँ जी। के बिल्कुल नीचे, जी। यहाँ से शुरू होकर नीचे 7। मुर्गे की गर्दन जो चबाते हैं, जिनको शौक है, वो सर्वाइकल खा रहे होते हैं अक्सर, ठीक है ना? ठीक है हुजूर, हाँ। उसके बाद फिर नीचे पुठ शुरू हो जाती है। ठीक है जो पुठ की हड्डियां है ना, पुठ का गोश्त, उसमें जो हड्डी नजर आती है आपको वो थोरेसिक है। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। और इसीलिए मैं ये आपको याद दिलाने के लिए कहा था कि इसका वो जो रिब केज है उससे ताल्लुक है। ठीक है हुजूर। थोरेसिक वर्टिब्रा से दोनों तरफ से जो हड्डियां निकलती हैं वो रिब्स बना रही हैं, जी और वो पूरी, और कितनी रिब्स होती हैं कुल? 12 हुजूर। 12 रिब्स होती हैं ना, जी, और 12 ही ये हैं। 12 जी। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 हैं, और उसके नीचे फिर लंबर। जी लंबर जो हैं वो पीठ के जो पिछला, जिसको आप आमतौर पर कमर कहते हैं, जी हुजूर, कमर के थोरेसिक से नीचे जो हिस्सा है वो कमर, कितने बनते हैं? 7 हैं वहाँ? 5 हुजूर। 5 लंबर हैं, और उससे नीचे सेक्रल शुरू हो जाते हैं। और सेक्रल कितने हैं? सेक्रल और जो इसके 3 मोरे होते हैं। 3 मोरे। मैं तो आमतौर पर वो दर्दें जो एक पहलू से या दोनों तरफ से टांगों में उतरती हैं, वो इन वर्टिब्रा से ताल्लुक रखती हैं, या लंबर से या सेक्रल से, और बाज़ दफ़ा दोनों के मिल जाने से भी। और sciatica की तकलीफ डॉक्टर साहब कहते हैं अक्सर सेक्रल से ताल्लुक रखती है। लंबो सेक्रल, निचले लंबर और सेक्रम नीचे। अच्छा, दोनों के मिल के, जी हुजूर। अकेले सेक्रल से नहीं? नहीं हुजूर। अच्छा। लंबो सेक्रल नर्व जो हैं ये sciatica की तकलीफ पैदा करती हैं अगर उनमें खराबी पैदा हो। और आखिरी जो दुमची है उसको कॉक्सिक्स कहते जी हैं, हुजूर। और ये वो चीज़ है जो बहुत ही हसास है, इस पर चोट के लिए बड़ी हसास है। अगर इस पर चोट पड़ जाए तो दूसरी दवाओं से अमूमन आराम नहीं आता, इसको हाइपेरिकम देना लाजमी है, और हाइपेरिकम इसकी चोटी की मुजर्रब दवा है। ठीक हो गया? ठीक है हुजूर। नक्सवामी का आकार किस हिस्से से ज़्यादा ताल्लुक है इसमें, बताएं जी? हाइपेरिकम का तो ताल्लुक है ना कॉक्सिक से, है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लंबर देख लिया आपने? लंबर जो है ख़ास तौर पर इसका
इससे ताल्लुक़ है और सेक्रम से भी कुछ ताल्लुक़ है, लेकिन ज़्यादातर लंबर से नेक्सफॉर्मिका का ताल्लुक़ है। और ऊपर का जो है सर्वाइकल, उसका किससे ताल्लुक़ है ज़्यादातर? हाँ, जसीम से भी है। कई दवाएं वहाँ काम आती हैं, रूटा भी है, जलसीमियम भी है, स्टेफिसेग्रिया भी है। इनका सबका ऊपर वाले हिस्से से ताल्लुक़ है। बेलाडोना से भी है। जो सर्वाइकल वाले वर्टिब्रा हैं उनमें ओनोस्मोडियम भी काम करता है। जलसीमियम, ओनोस्मोडियम, आर्सेनिक, बेलाडोना। और बेलाडोना में वर्टिब्रा से ताल्लुक़ इतना नहीं जितना उस हिस्से की इन्फ्लेमेशन से है या असाब में तनाव पैदा हो जाए उसके इर्द गिर्द, तो फिर क्या देंगे आप? यही दवाएं हैं ज़्यादातर जिनमें से कोई इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो रूमेटिक हो और ज़्यादातर उसका सर्वाइकल के इर्द गिर्द का हिस्सा जो है वो मुतासर हो, तो फिर क्या दवा देंगे? हाँ, गायकम। ठीक है, आस्था सही, तुमने भी खूब याद रखा है, शाबाश। जब आप पढ़ा रहे थे ना, तुम्हें याद आ गया। नहीं मैंने स्पेशल नोट लिखा था रशीद साहब को दवाई देनी। अच्छा, ये आराम है। खामद के हवाले से बीवी को याद रह जाती है चीज, बीवी के हवाले से खामद को याद रह जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे का इलाज अच्छा कर सकेंगे आप लोग। क्लास से फारुग होने के बाद अगर यहीं तक याददाश्त की चाल है तो मियाँ बीवी के लिए अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे सारे। बाज़ दफ़ा बाज़ दवाएं थोड़ी देर असर करती हैं और फिर छोड़ देती हैं। जलसीमियम और बेलाडोना और ब्रायोनिया, अगर इन तीनों दवाओं में फ़ायदा हो किसी तकलीफ़ का और बारी बारी आपने इस्तेमाल की हैं, तीनों काम आई हैं और फिर कुछ देर के बाद साथ छोड़ गई हैं, तो उसके बाद जिंक बहुत अच्छा काम करता है। फिर ब्रायोनिया, बेलाडोना, जलसीमियम। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस क्या होता है डॉक्टर साहब? इसी की वजह से मैं सोजिश उनकी ट्यूबरकुलर जो बेसिलम है, सिल के असर से की जो जरसूमा है, हाँ, उसकी वजह से हो। उसका आमतौर पर एलोपैथी में तो पहले कोई इलाज नहीं होता था, अब हो गया है। जी, वो 2 साल की जो दवा देते हैं उससे, लेकिन होम्योपैथी में काफ़ी क्योर्स इसके रिकॉर्डेड हैं। ट्यूबरकुलर जो मेनिंजाइटिस है उससे भी बच जाते हैं खुदा के फूल से। आजकल फैला हुआ है मेनिंजाइटिस, जी आजकल है वायरल है, जी, और उसके बाद मिर्गी का इंसिडेंस बड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इन लोगों को कुछ कहें, बताना चाहिए कि होम्योपैथिक इलाज करें। जो वायरल इन्फेक्शन से फैलता है मेनिंजाइटिस, अगर उसको सप्रेस करेंगे आप एलोपैथिक दवाओं से, तो बसा औकात मिर्गी की अलामतें पैदा हो जाती हैं। एक चंद साल पहले यहाँ वबा फूटी थी, तो उसके बाद ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि मिर्गी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया उन बच्चों में। तो इनको वार्न करना चाहिए कि होम्योपैथिक इलाज कराएं। मेरी बेटी का भी हुआ था। हैं? मेरी बेटी को भी हुआ था, इसी तरह? लेकिन वो फौत हो गई थी कोई 2 साल के बाद। अच्छा, मिर्गी शुरू हो गई थी? नहीं, उसको कान की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। कान उसके ना डेथ हो गई थी। वैसे मुर्गी की कोई ट्रबल नहीं उसको थी। नहीं, मैं तो मिर्गी की बात कर रहा हूँ। जी, मेनिंजाइटिस और भी जो हमले करता है, असाब को फाइज भी कर देता है, ठीक है, लेकिन मैं मिर्गी के बता रहा हूँ कि अगर मेनिंजाइटिस का सही इलाज ना हो तो मिर्गी के हल्के या सख्त दौरे उससे शुरू हो जाते हैं। हल्के दौरे उसको हुए थे, हाँ। लेकिन उन्होंने कैफोलाइटिस की दवाइयां में अच्छा, हुए थे, शुरू हुए थे। थोड़े से।
आंखों की तकलीफों में जिंक बहुत मुफीद है। पुराने ज़माने में जिंक डाला करते थे एलोपैथ डॉक्टर भी। जिंक का कोई सोल्यूशन होता था जो हर आंख के मरीज को डाल देते थे। वो दो थे, एक कॉस्टिक होता था और एक जिंक। जिंक माइल्ड हुआ करता था और कॉस्टिक जो था वो तेज, बच्चों की चीखें निकल जाती थी। तो उसमें मैंने देखा डॉक्टर अक्सर उसके बाजू दोनों पकड़ के यूं जकड़ के और किसी से सिर पकड़ा के फिर वो कतरे डालते थे। एक आंख, 3-4 आदमी चाहिए उसमें एक बच्चे की आंख खोलता था यूं जबरदस्ती, और एक ने सिर पकड़ा हुआ, एक ने यूं बाजू जकड़े हुए हैं, और वो फिर वो ड्रॉपर से वो डाल देता था। तो कॉस्टिकम, वो गालबन ये कॉस्टिकम पता नहीं था कि नहीं, मगर कॉस्टिक उसको कहते थे, लिक्विड आई ड्रॉप्स। और एक जिंक के होते थे, जिंक के बहुत माइल्ड थे और बच्चों को उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती थी। जिंक होम्योपैथी में भी आंखों की बीमारियों में एक चोटी की दवा है। अगर आहिस्ता आहिस्ता ये लिड्स फूल के बड़े होने शुरू हो जाएं, सुर्खी क्रॉनिक हो जाए और रफ्ता रफ्ता बढ़ रही हो, इसके साथ ही अंदरूनी इलामतें भी जाहिर हों, यानी नज़र धुंधला जाए या मोतिया शुरू हो जाए, इस किस्म की इलामतें जो ज़ाहरी आँख के ढेले से या उसके छपड़ों से भी ताल्लुक़ रखती हों और देखने की आसाब से भी ताल्लुक़ रखती हों, उनमें जिंक बहुत अच्छी दवा है। और जिंकम सल्फ इसकी मोतिया की चोटी की दवाओं में से है। कोई मोतिया का मरीज हो उसको जिंक सल्फ रूटीन के तौर पर देना लाजमी है, क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं है और बहुत मुफीद साबित होती है। अक्सर एक ऐसे मरीज को जिसकी उम्र कोई 90 बरस की थी, मोतिया शुरू हो गया और डॉक्टर हमारे बड़े भाईजान डॉक्टर मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब, उन्होंने भेजा मेरी तरफ कि इसका तो हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकता और अभी पूरा पक्का नहीं, आधे रास्ते में है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है तो दे दो। मैं आमतौर पर 200 भी दिया करता था, उनको मैंने 1 लाख में 1 खुराक दी। उसके बाद गालबन को 7-8 साल या 10 साल 100 साल के करीब जिंदा रहे थे। वो जितनी देर भी जिंदा रहे हैं, आंख शीशे की तरह शफाफ। वो जो पुरानी आनक थी वो भी कम हो गई, यानी उसका नंबर गिर गया और बिल्कुल साफ पड़ा करते। जब मुझे मिलते थे रास्ते में दुआएं देते थे, देख लो मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। तो जिंक आंख के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। जिंकम सल्फ, ये जो ओपेसिटीज हैं अंदर पैदा होने वाली, है तमाम ऐसे मादे जो नज़र को धुंधला देते हैं या आहिस्ता आहिस्ता जम कर फिर वो पपड़ी सी बना देते हैं, जिसे हम मोतिया कहते हैं, इन सब में जिंक अच्छी है। लेकिन अगर मरज़ निसफ से आगे गुजर चुका हो और सख्ती की तरफ माइल हो चुका हो, उस वक्त जिंक नहीं देना चाहिए। उस वक्त ऑपरेशन करवाना ही बेहतर है। यहाँ यूरोप में तो लोग, यहाँ के डॉक्टर कच्चा ऑपरेशन कर देते हैं, मगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और इंडिया में और दूसरी जगहों में भी, वहाँ जब तक पूरा पक ना जाए, नज़र बंद ना हो, ऑपरेशन नहीं करते। और वहाँ इंसिडेंस ऑफ क्योर ज़्यादा है यहाँ की निस्बत। इसलिए कि गालबन के ये जो कच्चा ऑपरेशन है, उनके तजुर्बे में है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे मरीज़ को अगर आप जिंक दे देंगे जिसका आधे से ज़्यादा बढ़ चुका हो, यानी मोतिया आगे बढ़ चुका हो, वो वहीं ठहर जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। इसलिए उसको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि वो ठीक हो। एलोपैथिक इलाज के लिए तेज़ी से बीमारी को आगे बढ़ना चाहिए, फिर वो वहाँ ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहता है। यहाँ एक दफ़ा एक अहमदी मरीज़ थे मोतिया के, वो बड़ा खर्च करके बाहर से आए, पाकिस्तान से कहीं से। तो जिस स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने कहा तुम इतना जो खर्च करके यहाँ पहुँचे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं चले गए? फैसलाबाद में भी कैंप लगता है और सियालकोट में एक जगह कैंप लगता है। तो उसने कहा वो तो यहाँ आम से डॉक्टर है। मैंने कहा यहाँ बहुत आला इंतज़ाम होगा। उसने कहा मेरा तजुर्बा है कि उनके यहाँ शिफा का इंसिडेंस ज़्यादा है।
और वैसे माहिर डॉक्टर नहीं हैं। उसने कहा वजह यह है कि महारत से जो जर्राह है वो आज खुद तरक्की करता चला जाता है, और जितने मरीज हम एक महीने में लेते हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर एक दिन में उतने ऑपरेशन कर जाते हैं, और ऑपरेशन कर करके उनके हाथ ऐसे साफ हो जाते हैं कि बावजूद इसके कि दूसरी मददगार चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं होती जितनी यहाँ हैं, फिर भी वो बहुत कामयाब हैं। तो ऑपरेशन कराना मोतिया का एक आम चीज़ बन गई है, मगर वो माहिर पढ़े हुए डॉक्टर हैं, आम जर्राह के पास नहीं जाना चाहिए। आपको मैं बताया था ना एक जर्राह का किस्सा, पहले बताया नहीं था, मेरे ख्याल फ्रांस के लेक्चर में शायद बताया था। एक वहाँ हुआ करते थे हमारे ज़मींदार मुंशी थे या क्या थे, नासाबाद ज़मीनों के ऊपर। तो एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम और के साथ मैं भी वहाँ गया हुआ था, तो वो मिलने के लिए आए तो उनकी एक आंख में गड़ा पड़ा हुआ बड़ा सख्त। तो उसने कहा तुम तो अच्छे बड़े थे, तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने कहा आंख में एक जर्राह था, वो उससे ऑपरेशन करवा लिया था। जर्राह भी फिरते रहते ऑपरेशन कराने वाले। नज़र का मामला बहुत ही अहम है। कभी भी किसी गैर तालीम याफ्ता माहिर से कभी इलाज नहीं कराना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो ऐसे अताई लोगों की बात नहीं कर रहा। पढ़े हुए अच्छे भले डॉक्टर, पढ़े हुए लंबा अस्पतालों में तजुर्बा रखने वाले, उनको खुदा ने ऐसी महारत दी है बाज़ों को कि उनका शोरा आम हो गया है। वो कैंप लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और सैकड़ों की तादाद में लोग ऑपरेशन करवाते हैं। हमने गाना में शुरू किए हुए हैं ऐसे कैंप लगाने, और अल्लाह के फजल से बहुत उसका फ़ायदा पहुंचा है। कई डॉक्टर एमडी वफ़ करके जाते हैं। बाकी जो हैं उनको मैं दावत देता हूँ। अफ्रीका के मुल्क में आँखों की बीमारियाँ बहुत हैं, और मोतिया एक दफ़ा हो जाए तो आगे ठहर जाता है, क्योंकि उनके पास ना पैसे ना पूरे ज़राए मौजूद हैं। और मुफ्त कैंप जो अहमदियों की तरफ से लगाया जाता है, उससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है गुरबा को। हज़ारों लोग फ़ायदा उठा जाते हैं एक महीने में। हमारे जनरल नसीम साहब वो भी वक़्फ़ करके गए थे, और गालिबन 2 दफ़ा जा चुके हैं, और बहुत नेक नाम पीछे छोड़ के आए हैं। तो बाकी जो डॉक्टर हैं, बाज़ ख़ास आज़ा की जर्राही के माहिर, मसलन गले के ऑपरेशन के, नाक के, कान के, इसी तरह उनको जो भी किसी ख़ास हिस्से के माहिर हों, वो अगर अपने नाम पेश करना चाहें तो हम अहमदी अस्पतालों में उनकी तरफ से इंतज़ाम करवा देंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें हमें लिखना होगा कि किस किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, कौन कौन से बरक़ी आलात हैं जिनके बग़ैर वो ऑपरेशन उनके कामयाब नहीं होते, कौन कौन सी अदविया की ज़रूरत पड़ेगी। तो या पूरी किट साथ लेके आएँ या फिर हमें पहले लिख दें। तो जिंक भी बहुत अच्छी दवा है और बहुत ज़ूद असर है, लेकिन इसके साथ कैलकेरिया फ्लोर मैं रूटीन के तौर पर दिया करता हूँ, और उसके साथ वो जो आई ड्रॉप्स हैं सिनारेरिया मार्टिमस ससेक्स, इनके जो आँखों में डालने वाले ख़तरे हैं, ये कम्बिनेशन अगर दिया जाए तो बहुत से मरीज इसी से शफा पा जाते हैं। जो बचेंगे उनमें फिर आपको दूसरी दवाएं ढूंढनी होंगी, क्योंकि सिर्फ 3 दवाओं के अंदर कोई बीमारी भी मुहित नहीं हो सकती। बहुत सी दवाएं और भी हैं जो मुफीद हैं। अगर इन दवाओं से कोई मरीज ठीक ना हो तो फिर उनकी तलाश करनी होगी। आँखों की एक बड़ी बीमारी है जो परवर क्या कहते हैं, बालों को जो अंदर घुस जाते हैं, बाद उलट के ऊपर निकल जाते हैं। हाँ, बाल पड़ नहीं, पड़ कुछ ऐसे का नाम है, पड़वार, पड़बाल, ठीक है, पड़बाल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? किसी और को याद है अंग्रेजी? एक्ट्रोपियन तो नहीं कहते? एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन भी होती है, एंट्रोपियन भी होती है, दोनों। एक बाहर की तरफ निकल जाते हैं, एक अंदर की तरफ। एन, हाँ, इनसाइड, ठीक है। जी। तो ये इसमें जिंक बहुत अच्छी है।
और एक चीज़ ऐसी जिसको मैंने जिंक में बहुत ज़्यादा कामयाब देखा है वो है नाखूना। नाखूना में तो ये चोटी की दवा है। जिंक अलोन, जिंक मेट 200 में देता हूँ। जिंकम मेटेलिकम, टेरिजियम कहते हैं इसको अंग्रेजी में, उर्दू में नाखूना। आंख के एक तरफ अंदर की तरफ एक सुर्ख, एक सफ़ेद सी झिल्ली जड़ें बना लेती है, उससे फिर वो फैलती हैं रगें, जिस तरह पंजा फैलता है इस तरह, और उसमें सुर्खी होती है, मगर जो जड़ है वो सफ़ेदी माइल होती है, और वहाँ से वो फैल के आँख के ऊपर चढ़ती है। इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। एलोपैथिक में मेरे ख्याल में कोई दवा नहीं है इसकी, लेकिन जिंक दें तो काफ़ी बड़े हुए मरीज अमराज इसमें, यानी मरज़ में ज़्यादा शिद्दत भी पैदा हो चुकी हो तो जिंक 200 की चंद खुराकों से खुराक फल से ठीक हो जाता है। तो आँखों के लिए एक चोटी की दवा है, हर किस्म की इन्फ्लेमेशन, लेक्रीमेशन, आंसुओं का बहना और पड़बाल, हाँ पड़बाल वगैरह, फोटोफोबिया, रोशनी से शदीद दूधहिसी, और जितनी जिंक में पाई जाती है कम दूसरी दवाओं में है। बाद मरीज समझता है कि मंदा हो जाऊंगा अगर मैं आंखों खोल गई मेरी रोशनी में। मैंने कहा एक सांप मिलता है सिंध में जो आंखें नहीं खोल सकता रोशनी में, वो कटा वो मोटी सी रस्सी लगती है, उसमें यही इलामत है उसके जहर में। उसके जहर का कोई कभी किसी ने बना, उसके जहर की पोटेंसी बनाई है किसी ने? पता करवाएं सिंध से। वहाँ हमारे इस्माइल नामी साहब हुआ करते थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उनकी औलाद गालिबन अभी भी है इसमें। इस्माइल नामी साहब से तो मेरे खतों के दावत थी, ताल्लुकात थे, बहुत ही शरीफ नफ्स आदमी थे। और बाद ऐसे नुस्खे जो उनका राज थे जिसपे उन्होंने लाखों कमाया, मैंने उनको लिखा मुझे ये नुस्खा चाहिए, उन्होंने बगैर तकल्लुफ़ के फ़ौरन भेज दिया और कहते थे मैं किसी को नहीं देता मगर आपको मैं ज़रूर दूंगा। बहुत नेक नफ्स इंसान थे और उनको पता था चूँकि मैं मुफ्त इलाज करता हूँ और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसमें मुझसे परहेज़ नहीं किया। फिर मैंने उनको लिख के ये भी कहा कि मैं बताविया भी करूँगा लोगों को, फिर भी मान गए। मैंने कहा मैं नहीं छुपाया करता, ये ठीक नहीं है, आपका प्रोफेशन है, आप बेशक करें, मगर मुझे इस शर्त पर दें कि मैं बता भी दूंगा। मैंने कहा ठीक है, इजाज़त है, समझे। उसमें उनके मशहूर थे एक तो सांप के कांटे का इलाज, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो उनके बगैर भी मुझे इल्म हो गया था, मगर उनकी तरफ से जो नुस्खा है उसमें उससे तस्दीक हुई। और भी वो कई थे, मुझे अब याद नहीं, मगर वो इस मामले में फराख दिल थे। हो सकता है उनको शौक भी था इन चीज़ों का, उनकी औलाद ने कोई पॉलिसी बनाई हो, अगर ना हो तो हमारे सिंध में हैं अहमदी डॉक्टर मशहूर, डॉक्टर निसार, मशहूर इन मानों में कि जब वो वक्फ जदीद के मौलिम थे तो उनको तजुर्बों का शौक था, इसलिए बड़े दूर दूर तक वो मशहूर हो गए थे। बाज़ दवाओं बिच्छू के कांटे के डॉक्टर मशहूर थे वो, वही लीडम और नेक्टरमेयर और आर्निका 200 में ये दिया करते थे, और 5 मिनट के वक्फे से दोहराने से एकदम सब दर्दें दूर हो जाती थी, टीसें जो हैं वो सुकुड़ के वापस आ जाती थी। तो उनको भी शौक है, हो सकता है वो सुन रहे हों, पता करें वो लुंडी क्या चीज, लुंडी तो नहीं, उसका कुछ और कहते हैं, मोटा सा सांप है, मोटा रस्सा जो एकदम ख़त्म होता है, उसकी दुम में कोई बारीकी और नफासत नहीं है, बल्कि मुट्ठा डंडा जैसा एकदम ख़त्म हो जाता है। रात को ये सांप निकलते हैं काफिला दर काफिला, और इनका काटने का तरीका यह है कि बिस्तर पे चढ़कर साथ लेट जाते हैं और होंठों पे मुंह रख के तो किस ऑफ डेथ करते हैं उसके साथ, और लोग समझते हैं कि इसके सांस में है खराबी और ये जहरीला सांस लेकर तो आदमी को सुला देता है।
वाकया यह है कि ये जहर उगलता है काटने की बजाय। मुंह में जहर उगलता है और गले में छाले पड़ते हैं, और उस जहर की इलामत यह है कि ऐसा मरीज फिर रोशनी में कभी आंख नहीं खोल सकता। और इसका जो इलाज किया गया है, जिनको जो लोग बचे भी हैं वो फिर हमेशा के लिए अंधे हो गए। इनको अमूमन वहाँ के लोकल लोग उल्टा कुएं में लटकाते हैं। अब कुएं पर क्यों लटकाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अक्सर उनका एक रिवाज है, शायद इसलिए कि नीचे अंधेरा होगा और रोशनी में लटकाने की बजाय सिर नीचे ज़रा निस्बतन अंधेरे में हो, और फिर वो जहर जो है वो गले से बहता है नीचे की तरफ, थूक नीचे उतरता है, उसे कहते हैं कुछ बचने के इम्कान है। लेकिन इसकी जो इसका तरीके वारदात बड़ा गलीज है। साथ लेट कर मैं जब गया था दौरे पर तो सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि अपने बाजू पे भी शुबह होता था कहीं वो ना हो साथ लेटा हुआ। कई दिन बड़ी मेहनत से फिर तसल्ली हुई, जो सारों को इर्द गिर्द वार्न किया गया कि देखना कहीं कोई आ ना जाए। इसका इलाज ये करते हैं वहाँ के आग के घेरे के अंदर सोते हैं। रोशनी की तरफ वैसे ही नहीं आता, मगर आग से खास तौर पर डरता है, या प्याज की बू इसको पसंद नहीं। इसलिए ख्वाजा रशीद साहब अगर जाएं दौरे पर तो उनको कोई खतरा नहीं, उनको बहुत शौक है प्याज का, और भी जो प्याज खाने वाले हैं उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये है सांप। इसके जहर का इलाज इसके जहर की दवा मुझे याद नहीं किसी ने बनाई है कि नहीं। और दिन के वक्त ये किसी सुराख में मुंह दे के तो आंखें बंद करके पड़ा होता है, इसलिए सुराखों से बाहर इसका जिस्म लटका हुआ दिखाई देता है। और दिन के बाद बच्चे भी खेलते रहते हैं, सोटी बना के या रस्सा बना के इसको एक दूसरे पे मारते, गले पे लटकाते, कुछ नहीं कहता, बिल्कुल बेहिस और बेताकत हो चुका होता है। उधर रात पड़ी, उधर इसमें जान आई। और एक दफ़ा मैंने जीप में जाते हुए देखा था, ये काफले के काफले जाते हैं, कोई 20-25 ये इन सांपों का काफला सड़क के ऊपर चल रहा था। और उसकी जब रोशनी पड़ी है जीप की तो फिर ये घबरा के दूर दूर चले गए। बस इसके भी करके देखना चाहिए। मेरा ख्याल आंखों की बीमारियों में और फोटोफोबिया में ये ज़रूर बहुत अच्छा होगा। इसके दिमाग पर जो असरात हैं उनके नतीजे में भी आंख पर असर पड़ता है। दिमागी तकलीफ़ों से अगर कोई आदमी महंगा हो जाए तो उसकी भी जिंक की दवा है। इसमें और सिमिसिफ्यूजा में एक दूसरे से बरक्स सलामतें पाई जाती हैं औरतों की बीमारियों के ताल्लुक में। वो क्या होंगी आपको याद आ जाएगा फौरन। क्यों, तुम बताओ। पीरियड खुल के आ जाए तो भी दर्द होती है। सिमिसिफ्यूजा में क्या होता है? पीरियड खुल के आते हैं तो दर्द से फिर भी शुरू बढ़ती है। पीरियड जितने ज़्यादा खुल के आएंगे उतनी तकलीफ़ें बढ़ेंगी। ये सिमिसिफ्यूजा का निशान है। जितने खुल के आए तकलीफ़ें उतनी ही कम हो जाएं, ये इस दवा का निशान है। जिंक में जितना खुल के आए उतनी तकलीफ़ें कम होती जाएंगी। और यही चीज़ किसी और चीज़ में भी है, कैमोमिला में भी है, मगर कैमोमिला में पहले और बाद में दोबारा मरज फिर वापस आ जाती है। और इसमें जिंक में अगर एक दफ़ा खुल के आ जाए तो फिर वो मरज पीछा छोड़ देती है। कैमोमिला नहीं, लेकिसिस में है। लेकिसिस में पाई जाती है बात कि अगर आ जाए खुल के तो आराम आ जाता है, मगर लेकिसिस में वो अलामतें फिर वापस भी आ जाती हैं। दिल के अंदर जो अमराज हैं वो ज़्यादातर असाबी हैं और कंस्ट्रिक्शंस के साथ साथ नुमायाँ होते हैं जिंक में।
कंस्ट्रक्शन को किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर साहब? घुटाव, जी बांध दिया जाए किसी चीज से, छल्ले कस दिया जाए कंस्ट्रक्शन तो शिकंजे में, है जी उसी को कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, ये कोई और चीज है? नहीं, कंस्ट्रक्शन वही है, ऐसे दबाव बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जैसे जो अमूमी दबाव है उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कहते। छोटे हिस्सों में जैसे छल्ले में जकड़ी गई हो चीज, ये एहसासात हैं इस जो ठहर जाएं उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बाज़ अगर नाली बंद हो गई आगे से, पूरी तरह गुजर नहीं रहा वहां से कुछ, और अगर वहां कंस्ट्रक्शन की तरह के बार बार चुटकियों वाले हमले हों तो वो और चीज है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिचेस। इस तरह तोपा लगाते हैं ना सुई से, जो टांका भरना जिसको उर्दू में कहते हैं, तो टांका भरने का एहसास हो तो उसको स्टिचेस कहते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे नाली सुकड़ सी गई है, वहां से जोर लगा के चीज, हवा, खून वगैरह जोर लगा के निकल रहे हैं, क्या तशन्नुज जिसको कहेंगे। तशन्नुज? तो उसको वो है स्पैज़म्स, या और क्या है? नहीं अंग्रेजी में स्पैज़म्स भी कहते हैं, एक और चीज भी नाम, कॉलिक स्पैज़म्स की वजह से होता है ना। एक और आम आ जाएगा लफ्ज़, दोनों स्पैज़म भी के दो मुख्तलिफ किस्में हैं। आज का वक्त मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। लोग गालिबन वहाँ कोई हमारा कोई निगरान वहाँ रहा नहीं, उसको पता ही नहीं कि वक्त ख़त्म हो गया कि नहीं। हैं? ऊपर निकल गए? हो गया 15 मिनट ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तुम्हारा साना भी हो गया, ये दुआएं हो रही हैं, तो फिर बातों को भी ठीक है। एक वजह से नहीं उठा गया, बाकी सब